हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोहम्मद शावेद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलएस इको स्टडी वर्ल्ड। तो जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि तटस्थ वक्र क्या होता है, उसकी परिभाषाएं क्या हैं तथा उसकी कौन कौन सी मान्यताएं हैं। तो आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए डिस्कस करेंगे तटस्थ वक्र की विशेषताओं को, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक, यानी कि तटस्थ वक्र की विशेषताओं। ठीक है, तो तटस्थ वक्र की वैसे तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन हम कुछ जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं तो उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो विशेषता है वह क्या है कि तटस्थ वक्र वक्रों का ढाल ऋणात्मक होता है। यही से हम कह सकते हैं कि तटस्थ वक्र बाईं ओर से, यानी इस तरफ से, ठीक है, से दाहिनी ओर नीचे की ओर नीचे गिरता हुआ होता है। ठीक है, या नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। ठीक है, तो ये हमारी पहली विशेषता है तटस्थ वक्र की, यानी कि तटस्थ वक्र जो होती हैं उनका ढाल कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। या हम कह सकते हैं कि तटस्थ वक्र जो है वो बाईं ओर से दाईं ओर नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। तो हम बात करेंगे कि तटस्थ वक्रों का ढाल ऋणात्मक होता है या फिर तटस्थ वक्र बाईं ओर से दाईं ओर नीचे की ओर गिरते हुए होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि तटस्थ वक्र जो होता है वे विभिन्न बिंदुओं पर ऐसे संयोगों को दर्शाता है जिससे कि व्यक्ति को यानी उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। तो इसका कारण यही है कि हम इसको एक ग्राफ के द्वारा समझेंगे कि जब एक उपभोक्ता, ठीक है, ये ओ एक्स अक्ष हमारा, ये वाई है, यहाँ वाई वस्तु की मात्रा, ठीक है, और यहाँ एक्स वस्तु की मात्रा। ठीक है, तो मान लेते हैं OP ये हमारी पहली वस्तु है जिसका संयोग बना हमारा OX वस्तु OM। ठीक है, तो ये हमारा पहला संयोग है। ठीक है, अब यदि उपभोक्ता जो कि इस संयोग बिंदु पर है जिस पर उसे समान संतुष्टि प्राप्त होगी, अब यदि वे इस बिंदु से यानी इस संयोग से दूसरे संयोग पर जाना चाहता है तो वह क्या करेगा कि किसी मतलब कि वो किसी एक इन दोनों में से किसी एक वस्तु की मात्रा को, यानी कि मान लीजिए x वस्तु की मात्रा को बढ़ाता है तो उसे क्या करना होगा, साथ ही उसे y वस्तु की मात्रा में कमी करनी होगी। तो मान लीजिए यहाँ से ये y वस्तु की मात्रा उसने कम की तो x वस्तु की मात्रा बढ़ा दी। ठीक है, तो अब ये जो हमारा दूसरा नया संयोग बना, ये हमारा पहला A और दूसरा B। तो अगर हम इसको मिलाएं तो देखते हैं कि ये जो कर्व बना हमारा वो किस तरह का बना, ऋणात्मक ढाल वाला, यानी कि बाईं ओर से दाईं ओर को नीचे की ओर गिरता हुआ। तो यही हमारी विशेषता है कि तटस्थ वक्रों का ढाल कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, यानी कि बाईं ओर से दाईं ओर की और नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। तो जैसे कि इसमें चित्र में आपको दिख ही रहा है कि इसका कारण क्या होता है कि जब उपभोक्ता किसी मतलब मान लीजिए x वस्तु की मात्रा को बढ़ाना चाहे तो उसे क्या करना होगा, y वस्तु की मात्रा को कम करना होगा। तो ये हमारी पहली विशेषता हुई। अब हम देखते हैं अपनी दूसरी विशेषता को। ठीक है, तो अब हमारी दूसरी विशेषता है कि अधिक ऊंचा तटस्थ वक्र अधिक
संतुष्टि को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये है हमारी दूसरी विशेषता तटस्थ वक्र की कि अधिक ऊंचा तटस्थ वक्र अधिक संतुष्टि को प्रदर्शित करता है। तो ये क्यों होता है या इसका क्या कारण है? तो मान लीजिए किसी मतलब कई तटस्थ वक्र यदि एक साथ उपलब्ध हैं तो जो मूल बिंदु है हमारे ये जो मूल बिंदु है हमारे ग्राफ का, तो जो तटस्थ वक्र मूल बिंदु से जितना ज्यादा दूर होगा, यानी कि मान लीजिए एक तटस्थ वक्र हमारा ये है, ठीक है, दूसरा तटस्थ वक्र हमारा ये है और तीसरा हमारा ये है। ठीक है, तो ये हमारा IC, ये IC1 और IC2। तो मान लीजिए ये हमारे तीन तटस्थ वक्र हैं किसी भी ग्राफ में जो कि एक साथ उपलब्ध हैं। तो अब इसमें हम ये देखेंगे कि जौन सा तटस्थ वक्र मूल बिंदु से सबसे ज्यादा दूर है वह क्या करता है, सबसे अधिक संतुष्टि को प्रदर्शित करता है। यानी कि जो हमारा IC2 वक्र है जो कि मूल बिंदु से यहाँ से देखिए यहाँ तक की दूरी ये सबसे ज्यादा है, तो यानी कि IC2 कर्व जो है हमारा वो सबसे ज्यादा संतुष्टि को प्रदर्शित करेगा। तो इसका एक उल्टा हो गया हमारा कि जो सबसे समीप यानी कि मूल बिंदु के जो सबसे करीब तटस्थ वक्र होगा वह सबसे कम संतुष्टि को प्रदर्शित करेगा। यानी कि हमारा जो IC कर्व है ये वाला, तो ये मूल बिंदु के सबसे समीप है, तो इसलिए ये सबसे कम संतुष्टि को प्रदर्शित करेगा। अब इसको हम ऐसे देख सकते हैं, मान लीजिए कि अगर इस पे कई संयोग बन सकते हैं, किसी भी तटस्थ वक्र पे कितने भी संयोग बन सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ एक संयोग बना, ठीक है, इस तटस्थ वक्र का किसी उपभोक्ता का यहाँ संयोग बन गया, ठीक है, तो उसको इतनी संतुष्टि प्राप्त हुई, यानी इतनी वह वस्तुएं X की खरीद सकता है और इतनी Y की। अब आप देखें कि अगर इस वाले तटस्थ वक्र पर कि उसका कहीं भी बना सकते हैं हम, मान लीजिए यहाँ उसका दूसरा संयोग बनता है, तो हम क्या देखते हैं कि जो पहले उसको इतनी Y की वस्तुएं इतनी और X की वस्तुएं इतनी खरीद पा रहा था, वो अब बढ़ करके कहाँ पहुंच गई, यहाँ तक। ठीक है, तो इतना जो कि हमारा गैप है यानी कि बढ़ती है और ये यहाँ इतना जो इसमें वृद्धि हुई है, तो यानी कि उसे इससे ज्यादा यहाँ संतुष्टि प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो ऐसे ही हम देखेंगे अपने तीसरे कर्व में, मान लीजिए इस पर उसको यहाँ संयोग बनता है, तो हम इसको यहाँ ला देते और यहाँ ये देखिए, तो जहाँ पहले उसको पहले तटस्थ वक्र से सिर्फ इतनी संतुष्टि प्राप्त हो रही थी, वह दूसरे पर बढ़कर इतनी हो गई और तीसरे पर बढ़कर के इतनी ज्यादा हो गई। तो इससे जाहिर होता है कि जितनी दूर यानी कि मूल बिंदु से जितना दूर कोई तटस्थ वक्र होगा वह उतनी ही ज्यादा संतुष्टि प्रदान करेगा। ठीक है, और जितना समीप होगा मूल बिंदु से तो वह उतनी ही कम संतुष्टि प्रदान करेगा। तो ये हुई हमारी दूसरी विशेषता, यानी कि अधिक ऊंचा तटस्थ वक्र अधिक संतुष्टि को प्रदर्शित करता है। अब हम देखेंगे अपनी तीसरी विशेषता, तो इसको रफ कर लेते हैं। वो हमारी तीसरी विशेषता है तटस्थ वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर होते हैं। तो ये हमारी तीसरी विशेषता है, यानी कि तटस्थ वक्र जो है वो मूल बिंदु के उन्नतोदर होते हैं। यानी कि इसे कह सकते हैं हम कि जो तटस्थ वक्र है वो मूल बिंदु की ओर पिचके हुए होते हैं, यानी कि जो उनका उभरा हुआ रूप होता है वह मूल बिंदु की तरफ होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक ग्राफ है, ठीक है, OX, ठीक है, और ये हमारा OY, वही वस्तु की मात्रा, ठीक है, Y वस्तु की, और ये हमारी X वस्तु की मात्रा। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, यानी कि ये जो है मूल बिंदु की ओर उभरे हुए क्यों होते हैं? तो ये इसका कारण है कि सबसे मेन कारण इसका है कि इस वस्तु की प्रतिस्थापन
घटती हुई दर, यानी कि घटती हुई प्रतिस्थापन दर के कारण ये जो हमारे तटस्थ वक्र होते हैं वो मूल बिंदु की ओर उभरे हुए, यानी कि इधर से हम अगर ऐसे देखें, मान लीजिए कि तटस्थ वक्र है, ठीक है, तो ये इधर की ओर पिचके हुए होंगे, यानी कि इसका जो उभरा हुआ भाग है वह किसकी तरफ होगा, मूल बिंदु की ओर, ठीक है। तो हम इधर से देखें तो ये पिचका हुआ रूप होगा, ठीक है, और ये जो उभरा हुआ रूप है हमारा वह किसकी तरफ होगा, मूल बिंदु की ओर होगा, ठीक है। तो ये किस कारण से होता है, बस किसी वस्तु के घटती हुई प्रतिस्थापन दर, जैसे कि हमने अभी देखा था कि यदि यहाँ वस्तु का पहला संयोग बन रहा है, ठीक है, तो ये हमारा पहला संयोग हो गया, और मान लीजिए दूसरा संयोग हमारा यहाँ बनता है, ठीक है, इस बिंदु पर, और तीसरा यहाँ, फिर चौथा यहाँ, मान लीजिए पांचवा यहाँ। तो इस तरह से हमारे कुछ संयोग बने। तो ये मान लीजिए P Q R S T, ठीक है, और यहाँ बने हमारे A B C D E, यहाँ M1 M2 M3 M4 M5, ये हमारा X, ठीक है। तो अगर हम इन बिंदुओं को मिला दें तो क्या देखते हैं कि ये जो हमारा तटस्थ वक्र बना वह कैसा बना, मूल बिंदु के उन्नतोदर, यानी मूल बिंदु की ओर कैसा उभरा हुआ, ठीक है। तो ये हमारी तीसरी विशेषता है कि तटस्थ वक्र जो है वो मूल बिंदु के उन्नतोदर होते हैं। तो अब हम देखेंगे अपनी चौथी विशेषता, यानी कि नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। विशेषता कि तटस्थ वक्र अनिवार्य रूप से एक दूसरे के समानांतर या समांतर नहीं होते। तो हमारी चौथी विशेषता है कि तटस्थ वक्र अनिवार्य रूप से एक दूसरे के समानांतर नहीं होते। तो ऐसा क्यों होता है कि कोई भी दो तटस्थ वक्र हैं या तीन तटस्थ वक्र हैं, वे जरूरी नहीं है, मतलब कि अनिवार्य नहीं है कि वे क्या बोलते हैं, से एक दूसरे के समानांतर हो, वे समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। तो इन तटस्थ वक्रों के असमान होने का क्या कारण है कि मान लीजिए एक ही स्थिति में तीन या दो से अधिक कोई भी तटस्थ वक्र हैं, तो उनकी जो प्रतिस्थापन दर है, जो प्रतिस्थापन घटती हुई प्रतिस्थापन दर है वो असमान होगी, ठीक है। तो जैसे कि हम इसको एक ग्राफ के द्वारा समझ सकते हैं, ठीक है, ये हमारा OY अक्ष, ठीक है, और ये हमारा OX, इस पर वस्तु X की मात्रा वही, ठीक है, और ये Y वस्तु की मात्रा। तो ये मान लीजिए एक तटस्थ वक्र हमारा ये है, ठीक है, और दूसरा ये, और तीसरा कुछ इस तरह, ठीक है। तो ये असमान है, यानी कि असमान क्यों है, क्योंकि जो इनकी प्रतिस्थापन घटती हुई प्रतिस्थापन दर जो है वो क्या है, असमान है। तो इसलिए इनके जो बीच की दूरी है, मान लीजिए यहाँ पर देखिए कम है, ठीक है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ और ज़्यादा, फिर यहाँ फिर से कम, ठीक है, और इनमें भी ऐसे ही है, ठीक है, ये कम, ये बिल्कुल यहाँ कम, ठीक है, यहाँ ज़्यादा। तो इस तरह से इनके जो बीच की दूरी है, यानी कि जो इनकी घटती हुई प्रतिस्थापन दर है दो वस्तुओं की, तो वो क्या है, असमान है। इसलिए ये जो वक्र होते हैं वह अनिवार्य रूप से एक दूसरे के समान नहीं होते। यानी कि अगर इनकी जो प्रतिस्थापन दर है वह समान हो जाए तो वो कैसे हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, यानी कि समानांतर हो जाएंगे। उसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा ग्राफ है, तो अगर ये एक ग्राफ है, ठीक है,
और दूसरा भी सेम इसी के आकार का लगभग, ठीक है, और तीसरा भी कुछ कुछ हमारा इसी प्रकार का। तो इन तटस्थ वक्रों को हम कह सकते हैं कि ये समानांतर है, क्योंकि इनकी जो घटती हुई प्रतिस्थापन दर है वो एक लगभग एक समान है, और लेकिन इन तटस्थ वक्रों की प्रतिस्थापन जो दर है वो भिन्न है, यानी कि अलग अलग है। तो इसलिए ये कैसे होते हैं, अनिवार्य रूप से एक दूसरे के समानांतर नहीं होते। तो ये हुई हमारी चौथी विशेषता, यानी कि तटस्थ वक्र अनिवार्य रूप से एक दूसरे के समानांतर नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम अपनी नेक्स्ट विशेषता। तो हमारी पांचवी विशेषता है, कोई भी दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर नहीं काटते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि कोई भी जो दो तटस्थ वक्र हैं किसी भी स्थिति में, तो वो एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर नहीं काटते। ये क्या है, एक तटस्थ वक्र की विशेषता है। तो ऐसा क्यों होता है, यानी कि क्यों नहीं काटते वो एक दूसरे को? तो इसका कारण है कि जो दो वक्र हैं, या कोई भी दो या दो से अधिक वक्र हैं, वे जो है प्रत्येक वक्र जो है वे अलग अलग संतुष्टि के स्तर को दर्शाता है। यानी कि अगर मान लीजिए ये ग्राफ है, मान लीजिए कि ये हमारा एक ग्राफ है, ये हमारा एक वक्र है, ठीक है, और दूसरा हमारा वक्र ये है, ठीक। तो हमारा ये बिंदु किसका आ गया, संतुष्टि का, वक्र का, यानी कि संतुलन का। ठीक है, अब यदि ये इस वस्तु की मात्रा को घटा करके दूसरी वस्तु की मात्रा को बढ़ा देता है, ठीक है, ये आ जाती है, ठीक। अब यदि ये इसको घटाए और तो ये आ जाती है, ठीक है। ये कुछ इस तरह का हो गया। तो क्या ये क्या दर्शा रहा है कि जो ई बिंदु है इस पर जो है उपभोक्ता को सर्वाधिक संतुष्टि प्राप्त हो रही है। लेकिन क्योंकि हमारा जो तटस्थ वक्र है उसकी क्या धारणा है कि कोई भी तटस्थ वक्र अपने मतलब एक वक्र पर अनेक बिंदुओं पर तो ऐसे संयोगों को दर्शा सकता है जो समान संतुष्टि प्राप्त करें, लेकिन कोई भी दो वक्र एक ही बिंदु पर जो है हमारा संतुष्टि को नहीं दर्शाता। तो ये हमारा ग्राफ इस अवधारणा को गलत निर्धारित करता है। तो इसका सही ग्राफ होगा हमारा कि जैसे कि ये है, मान लीजिए, ठीक है, तो दूसरा है तो वो उसको काटेगा नहीं, ठीक है, कुछ इस तरह से हम देख सकते हैं। या फिर एक मान लीजिए एक और भी है तो वो भी अलग ही हुआ, चाहे उनकी जो संतुष्टि का स्तर है वो अलग हो, चाहे उनकी प्रतिस्थापन दर जो है वो भी अलग हो, लेकिन वो एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर नहीं काटते हैं। तो ये हमारी आखिरी विशेषता हुई कि कोई भी दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर नहीं काटते, क्योंकि प्रत्येक वक्र जो है वे अलग अलग संतुष्टि को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये तो थी हमारी कुछ तटस्थ वक्र की विशेषताएं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंस कर्व। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें कि जो हमारा तटस्थ वक्र का ढाल हमने देखा कि ऐसे ढालू और मतलब ऊपर से नीचे की ओर होता है, लेकिन जो कि मूल बिंदु के उन्नतोदर यानी कि पिचका हुआ सा होता है। ठीक है, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं कि जिसमें तटस्थ वक्र का ढाल या आकार जो है वो चेंज हो जाता है। तो वे कौन सी स्थितियां हैं वे हम देखेंगे आगे। पहले में हम इसको रफ कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे अपनी पहली स्थिति जिसमें तटस्थ वक्रों का आकार जो है उसमें परिवर्तन होता है। तो सबसे पहली हमारी स्थिति है जब दो वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न हो।
पहली स्थिति क्या है हमारी कि जब दो वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न हो, तो उस समय तटस्थ वक्रों का ढाल कैसा होगा। तो ऐसी स्थिति में तटस्थ वक्र का ढाल जो होता है वे ऋणात्मक ढाल वाली एक सीधी रेखा की तरह होता है। कैसी कि जो जैसे हमने पहले देखते थे कि मांग वक्र होता है हमारा सीधा इस तरीके से, तो कैसा होता है ऋणात्मक ढाल वाली सीधी रेखा के समान। तो ऐसा क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि जो दो वस्तुएं हैं तो उपभोक्ता जो है यदि एक वस्तु की जितनी मात्रा का त्याग करता है यानी दूसरी वस्तु को बढ़ाने के लिए, तो जितनी मात्रा का वह वृद्धि करना चाहता है वह उतनी ही समान मात्रा में दूसरी वस्तु का त्याग करता है। यानी कि दोनों की जो प्रतिस्थापन दर है वो क्या होती है, स्थिर होती है, या फिर हम कह सकते हैं समान होती है। जैसे हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि ये एक ग्राफ है, तो उसका पहला जो है हमारा बिंदु कहाँ आया, ये आ गया, ठीक है। इसे कहेंगे हम पहला संयोग यानी कि ए, ठीक है। अब यदि वह इस वस्तु y की इतनी मात्रा का त्याग करता है तो वह x वस्तु की भी समान मात्रा में वृद्धि कर सकेगा, ठीक है। तो ये हमारी x वस्तु की मात्रा होती है इस पर, ठीक है। ये हमारा O, ये हमारा x अक्ष और ये हमारा y, और यहाँ y वस्तु की मात्रा। और यदि वह इस संयोग से भी नीचे आता है यानी और कम करता है तो उतनी ही उसे समान मात्रा में x हो गया। अब और ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि जितना वे y वस्तु की मात्रा को कम कर रहा है उतना ही यानी उतने ही प्रतिशत में x वस्तु की मात्रा में वृद्धि हो रही है। ऐसे ही धीरे धीरे क्रमानुसार वह जितनी y वस्तु की मात्रा को कम करेगा उतनी ही प्रतिशत यानी उतनी ही समान मात्रा में x वस्तु में वृद्धि होगी। तो इस तरह का जो हमारा संयोगों को अगर हम मिला दें तो किस तरह का हमारा वक्र बनेगा, ये है ये हमारा बन गया आईसी कर्व यानी कि इंडिफरेंस कर्व। तो ये कैसा कर्व है, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऋणात्मक ढाल वाला एक सीधी रेखा के रूप में जो वक्र होता है हमारा ये उसके समान है, ठीक है। तो नॉर्मली हमारा तटस्थ वक्र कैसा होता है, मूल बिंदु के उन्नतोत्तर होता है, लेकिन ये ऐसी परिस्थिति है जब दो वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न हो तो उस स्थिति में तटस्थ वक्र जो होता है हमारा वह कैसा होता है, एक सीधी रेखा के समान यानी कि ऋणात्मक ढाल वाला होता है। तो ये क्वेश्चन इससे भी आता है और जो हमारी एक नेक्स्ट परिस्थिति है उससे भी आता है। तो एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि दो पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं के तटस्थ वक्र का आकार कैसा होता है। तो उसमें दे सकता है मूल बिंदु के उन्नतोदर, मूल बिंदु के नतोदर और मूल बिंदु से ऋणात्मक सीधी रेखा का, या फिर और भी ऑप्शन दे सकता है। तो उसमें हमें पता होगा तो हम उसको सही से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो अब देखते हैं हम अपनी दूसरी स्थिति कि जब दो वस्तुएं पूर्ण पूरक हों, ठीक है। तो स्थिति है कि जब दो वस्तुएं पूर्ण पूरक हों, यानी कि वे वस्तुएं जो कि एक साथ एक समान अनुपात में मांगी जाती हों, तो ऐसी स्थिति में तटस्थ वक्र का ढाल कैसा होगा। तो ऐसी स्थिति में जो है तटस्थ वक्र का ढाल जो होता है वह होता है अंग्रेजी अक्षर का जो हमारा L है तो उसके आकार का होता है। जो हमारा अंग्रेजी अक्षर L होता है इस तरह से, तो कुछ इस आकार का हमारा तटस्थ वक्र का ढाल होता है। तो इसे कैसे समझेंगे कि मान लीजिए डबल रोटी है, यानी कि अगर हमारे घर में दो डबल रोटी हैं उस पर 3 मक्खनों को यूज़ किया जाता है। ब्रेकफास्ट में 2 डबल रोटी पे 3 मक्खनों को यूज़ किया जाता है। तो यदि अब हम अपने उपभोग को बढ़ा करके दो डबल रोटी से 4 कर दें तो स्पष्ट है कि जो हमारी मक्खन की टिक्कियाँ थी वह बढ़ करके 3 से कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। तो इस तरह का जो संयोग बनेंगे तो वो हमारे कौन से होते हैं, जो
दो वस्तुओं के पूर्वक की स्थिति वाले। ठीक है, तो इस कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा OX और यहाँ हमारी हो गई मक्खन। ठीक है, मक्खन को दर्शाएंगे हम, यानी X वस्तु कह सकते हैं हम वही। ठीक है, की मात्रा। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हमारी ग्रेड्स हैं, इधर दर्शाएंगे हम 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो यहाँ हमारी हैं ब्रेड कह सकते हैं या फिर डबल रोटी, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और ये 6, तो हम क्या देखते हैं कि जब दो ब्रेड यानी डबल रोटी का उपभोग किया जा रहा है तो उस समय मक्खन की टिक्की कितनी यूज की जा रही है हमारी? 3। ठीक है, ठीक, तो जैसे ही हम डबल रोटी की मात्रा को बढ़ाएंगे, यानी कि 2 से अगर 4 करते हैं तो हमारे ब्रेड की मात्रा कितनी हो जाएगी? क्योंकि एक पर हम कितनी यूज कर रहे थे? 3, तो इसी अनुपात में हम अगर ब्रेड को 2 से 4 कर रहे हैं तो मक्खन का यूज कितना होगा? 3 से 6, यानी कि ये 4। ठीक है, और ये मक्खन कितना यूज होगा हमारा? 4 6। ठीक है, तो कुछ इस तरह बनेगा। तो अब जो हमारा तटस्थ वक्र यानी कि जो हमारा इंटरफेरेंस कर्व बनेगा वो ये बनेगा, कुछ ये और ये। ठीक है, एल वक्र। ठीक है, ऐसे ही इसका ये हमारा IC, ये हमारा IC1। तो देख सकते हैं कि जब दो वस्तुएं पूर्ण पूरक हो, यानी कि जो समान अनुपात में मांगी जाती हूँ या एक साथ मांगी जाती हूँ, तो उनका तटस्थ वक्रों का जो आकार होता है वो कैसा होता है? अंग्रेजी अक्षर के L आकार का, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये और ये। ठीक है, L। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ तटस्थ वक्रों की विशेषताएं। आई होप कि आपको समझ में आई हो, और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।